छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है। एक ऐसा योद्धा जो पहाड़ों में लड़ता था, किलों को जीतता था और जिसने एक बहुत बड़ी सल्तनत को चुनौती दी। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है वो शिवाजी महाराज की कहानी को समझने का एक बेहतरीन शॉर्टकट है। इसमें सिर्फ उनकी लड़ाइयां ही नहीं है, बल्कि उनका प्रशासन, उनकी आर्थिक नीतियां और कुछ मजेदार जुगाड़ भी हैं जिनसे ये सब याद रहता है। हाँ, वो तो है। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन दस्तावेजों की मदद से उस सोच को समझना है जिसने शिवाजी को एक जागीरदार के बेटे से छत्रपति बनाया। हम उनके जीवन के 4 सबसे अहम मोड़ों पर गहराई से बात करेंगे, है ना? और ये भी देखेंगे कि उनका अष्टप्रधान मंत्रिमंडल आज के कैबिनेट से कितना मिलता जुलता था। जी, और उनकी जो टैक्स वसूलने की अनोखी नीति थी, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, वो भी समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये रणनीति, प्रशासन और एक साम्राज्य की नींव रखने की कला का एक शानदार केस स्टडी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनकी नींव से, जहां से ये सब शुरू हुआ। हमारे नोट्स के मुताबिक शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत में एक बड़े सरदार थे। जी। लेकिन एक नाम जिस पर बहुत जोर दिया गया है वो है उनकी माँ जीजाबाई का। अक्सर कहते हैं कि उन्होंने ही शिवाजी के मन में स्वराज का बीज बोया था। हाँ, ये बात पकड़ना बहुत जरूरी है। शिवाजी के किरदार को 2 अलग-अलग धाराओं ने गढ़ा। एक तरफ उनके पिता थे, जो एक स्थापित सल्तनत के तहत काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी माँ जीजाबाई। हाँ, जिन्होंने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक के तौर पर सोचने की प्रेरणा दी। वो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, जिससे उनके अंदर धर्म और न्याय के लिए लड़ने की एक भावना पैदा हुई। तो एक तरह से एक ने उन्हें मौजूदा सिस्टम दिखाया और दूसरी ने एक नया सिस्टम बनाने का सपना दिया। और फिर उनके गुरु भी थे। हाँ, और यहाँ भी एक दिलचस्प संतुलन है। उनके संरक्षक और पॉलिटिकल गुरु थे दादाजी कोंडदेव। उन्होंने उन्हें जमीनी हकीकत सिखाई, जैसे प्रशासन कैसे चलाना है, किले कैसे संभालने हैं। एग्जैक्टली, युद्ध की कला क्या है। और दूसरी तरफ थे उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास, जिन्होंने उन्हें एक नैतिक दिशा दी। इन नोट्स में इसे याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी दिया है। हाँ, दादा ने तलवार सिखाई, राम ने भक्ति। ये दिखाता है कि शिवाजी के चरित्र में योद्धा और एक धर्मनिष्ठ शासक का संतुलन शुरू से ही था। बिल्कुल। तो उनके चरित्र की नींव में युद्ध और धर्म का ये जो संतुलन था, जो उनके गुरुओं से मिला, अब देखते हैं कि ये उनके फैसलों में कैसे झलकता है। हाँ, खासकर उन 4 घटनाओं में जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इन दस्तावेजों में 1659 से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, अफजल खान का वध। हाँ, ये वो घटना थी जिसने शिवाजी को स्थानीय मराठा सरदारों की भीड़ से निकालकर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अच्छा। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से परेशान था, तो उसने अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा। और मकसद साफ था, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। और अफजल खान ने सीधी लड़ाई के बजाय धोखे का रास्ता चुना, है ना? बिल्कुल। उसने शिवाजी को प्रतापगढ़ किले के पास एक निजी मुलाकात के लिए बुलाया और योजना थी कि गले मिलने के बहाने खंजर से उनके पीठ में वार कर देगा। एक क्लासिक ट्रैप। लेकिन शिवाजी सिर्फ बहादुर नहीं थे, बहुत चतुर भी थे। उन्हें इस धोखे का अंदेशा था, तो वो तैयारी के साथ गए। वो अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन कर गए और हाथ में बाघ नख, शेर के पंजों जैसा एक छोटा लेकिन घातक हथियार छिपा रखा था। तो जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी तैयार थे। जैसे ही खान ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर खंजर मारा, वो कवच की वजह से बच गए। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान का पेट ही फाड़ दिया। बाप रे! ये सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, ये एक संदेश था कि शिवाजी को धोखे से नहीं हराया जा सकता। इसको याद रखने का जुगाड़ भी सीधा है। 59 में अफजल खान। हाँ, अफजल खान की इस घटना के बाद शिवाजी अब सिर्फ बीजापुर के लिए खतरा नहीं रह गए थे, दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर में भी आ गए होंगे। जाहिर है। तो मुगलों की प्रतिक्रिया भी आई होगी। बिल्कुल। औरंगजेब ने इस नई चुनौती को कुचलने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्कन भेजा। 1663 में शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और उसी लाल महल में डेरा डाला जहां शिवाजी का बचपन बीता था। हाँ,
एक तरह से ये शिवाजी के घर पर कब्जा करने जैसा था, एक मनोवैज्ञानिक चोट। और शिवाजी ने इसका जवाब भी अपने ही अंदाज में दिया। उन्होंने एक ऐसा दुस्साहसी कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अपने कुछ 400 भरोसेमंद सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में एक बारात का हिस्सा बनकर। हाँ, एक बारात का हिस्सा बनके पुणे शहर में घुस गए। वो शहर को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि सीधे लाल महल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां शाइस्ता खान सो रहा था। एक मिनट, मतलब मुगलों की इतनी बड़ी सेना के बीचों बीच उनके सबसे बड़े सेनापति के बेडरूम में? सोचिए जरा, वहां अचानक हमला हुआ। अंधेरे और अफरा तफरी में शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर भागने लगा, लेकिन शिवाजी की तलवार के एक वार से उसका अंगूठा कट गया। उफ! इस हमले में उसका बेटा मारा गया। शाइस्ता खान जान बचाकर तो भाग गया, लेकिन उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। बहुत बड़ी। औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने शाइस्ता खान का तबादला बंगाल कर दिया। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान में यह संदेश फैला दिया कि शिवाजी कहीं भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स में 1665 की पुरंदर की संधि को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन जब हम इसकी शर्तें देखते हैं कि शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, ये तो एक बड़ी हार लगती है। 17 पर तो ये एक हारी लगती है और शर्तें वाकई बहुत कठोर थीं। लेकिन यहाँ शिवाजी की दूरदर्शिता दिखती है। कैसे? इस बार औरंगजेब ने कोई गलती नहीं की। उसने अपने सबसे काबिल सेनापति आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। अच्छा। जय सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक चतुर रणनीतिकार भी थे। अच्छा। उन्होंने शिवाजी से सीधे लड़ने के बजाय उनके किलों को एक-एक कर घेरना शुरू कर दिया, उनकी सप्लाई लाइन काट दी और सबसे बढ़कर पुरंदर के किले को घेर लिया, जहां शिवाजी का परिवार और खजाना था। तो शिवाजी के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सही कहा। उन्होंने समझ लिया था कि जयसिंह की विशाल सेना से सीधी लड़ाई में सिर्फ सैनिक और संसाधन ही खत्म होंगे और जीत की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लड़ाई ना लड़ने में होती है। बिल्कुल। उन्होंने अपने साम्राज्य की सबसे कीमती चीज, अपने लोग और भविष्य में फिर से लड़ने की क्षमता को बचा लिया। ये सिर्फ एक संधि नहीं थी, ये भविष्य के लिए एक रणनीतिक निवेश था। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी मजेदार है। 65 में पुरंदर की पेंसे संधि हुई। तो इस बड़ी हार और अपमान के बाद उन्होंने वापसी कैसे की? यहाँ 1674 का साल आता है, राज्याभिषेक। बिल्कुल, ये शिवाजी के जीवन का शिखर था। पुरंदर की संधि के बाद कुछ समय के लिए वे कमजोर जरूर हुए। आगरा में उन्हें औरंगजेब ने कैद भी किया, लेकिन वो वहां से भी चतुराई से निकल भागे। उन्होंने अपनी ताकत फिर से जुटाई, कूटनीति और युद्ध से अपने खोए हुए कई किले वापस जीते और फिर एक स्वतंत्र शासक के तौर पर अपनी स्थिति को औपचारिक रूप दिया। रायगढ़ के किले में, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। और इन दस्तावेजों को देखें तो लगता है कि ये कोई छोटा-मोटा समारोह नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन था। काशी के सबसे प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट को विशेष रूप से इस समारोह को करवाने के लिए बुलाया गया था। यहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक राजा का टाइटल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुगलों और दूसरे सुल्तानों के सामने एक ऐलान था कि दक्कन में एक स्वतंत्र संप्रभु हिंदू साम्राज्य खड़ा हो चुका है, जो किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। उन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि भी ली, यानी हिंदू धर्म के रक्षक। ये मराठा साम्राज्य की औपचारिक घोषणा थी। और एक ट्रिक है, 74 में चढ़ा छत्र। इसके कुछ साल बाद 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो थी उनकी लड़ाइयाँ और रणनीतिक चालें, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता। उसे चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। यहाँ पर उनके अष्टप्रधान का जिक्र आता है। अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का मंडल उनका कैबिनेट था, और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही आधुनिक व्यवस्था थी। हर मंत्री का काम और उसकी जिम्मेदारी एकदम साफ बटी हुई थी। जिससे प्रशासन बिना किसी कंफ्यूजन के चलता था। ये शिवाजी की संगठन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। ये प्रणाली सुनने में तो बहुत आधुनिक लगती है, खासकर उस दौर के हिसाब से। हमारे नोट्स में इन मंत्रियों को याद रखने के लिए कुछ जुगाड़ भी दिए गए हैं। सबसे अहम पद तो पेशवा का था, है ना? पेशवा आज के प्रधानमंत्री की तरह था। राजा के बाद सबसे शक्तिशाली, पूरे प्रशासन की देखरेख करता था। ट्रिक है, पेश होने वाला सबसे बड़ा। अच्छा। फिर आता है अमात्य, वित्त मंत्री। इसकी ट्रिक है आमदनी अठन्नी, जो अमात्य और आमदनी को आसानी से जोड़ती है। बिल्कुल। और विदेश मंत्री के लिए सुमंत पद था। सो मन से विदेश जाओ, ये भी काफी सरल है। एक और दिलचस्प पद है चिटनिस। चिटनिस का काम शाही पत्राचार देखना था।
मतलब एक तरह से सेक्रेटरी का काम। चिट्ठी पत्री। हाँ, ट्रिक सीधी है, चिट्ठी पत्री। सेना के प्रमुख को सरे नौबत कहा जाता था। सर पर नौबत आए तो सेना चाहिए, सही है। बाकी 3 थे वाक्यानवीस यानी सूचना और गुप्तचर विभाग, न्यायाधीश यानी न्याय विभाग और पंडितराव यानी धार्मिक मामले। इनके नाम से ही काम पता चलता है। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि शिवाजी हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते थे। बिल्कुल। वाकई ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित सिस्टम लगता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, जो किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होती है। सही बात। यहाँ 2 खास तरह के टैक्स का उल्लेख है, चौथ और सरदेशमुखी। और इनका काम करने का तरीका और भी अनोखा था। ये शिवाजी की राजस्व प्रणाली का सबसे क्रांतिकारी और रणनीतिक हिस्सा था। वो कैसे? असल में ये दोनों टैक्स वो अपने राज्य यानी स्वराज के लोगों से नहीं, बल्कि पड़ोसी मुगल या सल्तनत के इलाकों से वसूलते थे। 1 मिनट, मतलब वो अपने राज्य की जनता पर बोझ डाले बिना बाहर से पैसा लाकर अपनी सेना और प्रशासन चला रहे थे। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। ये तो किसी देश के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसा है, बस तरीका थोड़ा अलग है। बिल्कुल। चौथ का मतलब था उपज का चौथा हिस्सा यानी 25%। ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी या सुरक्षा फीस थी। अच्छा, मतलब टैक्स दो और हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। हमला भी नहीं करेंगे और बाहरी आक्रमणों से तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। ये उनकी सैन्य शक्ति को आर्थिक आधार देने का एक बहुत ही चालाक तरीका था। ये तो बहुत ही साहसिक और विवादास्पद कदम रहा होगा। और सरदेशमुखी? सरदेशमुखी उपज का 10वां हिस्सा यानी 10% होता था। ये टैक्स इसलिए लिया जाता था क्योंकि शिवाजी खुद को उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा वंशानुगत मुखिया या सरदेशमुख मानते थे। तो ये सिर्फ पैसा नहीं था? नहीं, ये उस क्षेत्र पर अपना कानूनी और राजनीतिक अधिकार जताने का एक तरीका था। इन दोनों टैक्सों ने मिलकर मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए वो आर्थिक नींव रखी जिसके बिना इतना बड़ा संघर्ष संभव ही नहीं था। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं तो शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ युद्ध और किलों की नहीं रह जाती। यहाँ एक ऐसे कुशल रणनीतिकार की कहानी है जो जानता था कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है, जैसा हमने पुरंदर की संधि में देखा। सही। यह एक ऐसे प्रशासक की कहानी है जिसने एक मजबूत मंत्रिमंडल बनाया और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक बिल्कुल नई टैक्स प्रणाली विकसित की। सही कहा। ये दस्तावेज हमें यही दिखाते हैं कि शिवाजी एक संस्थापक थे। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी बल्कि उसे चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा भी तैयार किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, उनका प्रशासनिक मॉडल और उनकी राजस्व प्रणाली, ये सभी उनकी असाधारण दूरदर्शिता का प्रमाण है। जब सत्ता की चाबी पेशवाओं के हाथ में थी, ये वो समय था जब मराठा ताकत अपने शिखर पर थी और यही वो समय था जब उसने अपनी सबसे बड़ी हार भी देखी। और हमारा मकसद इन जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को सिर्फ दोहराना नहीं है बल्कि इनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। बिल्कुल। स्टडी टेक की गाइड, जैसा हम जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, तो हम उन पहलुओं पर खास तौर पर ध्यान देंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, और जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए कहानी के उस मोड़ से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ बदल गया। शिवाजी महाराज के पोते शाहू जी के समय में असली शक्ति राजा के हाथ से फिसलकर पेशवा यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर में आ गई। सही। हमारे दस्तावेजों में जो पहला बड़ा नाम आता है वो है बालाजी विश्वनाथ का। लेकिन यहाँ एक बात मुझे हैरान करती है, उन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा गया है। ये तो बहुत बड़ा खिताब है। बहुत बड़ा। शिवाजी के बाद दूसरे संस्थापक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या साम्राज्य इतना बिखर गया था? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। दूसरा संस्थापक सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि उस समय की हकीकत का आईना है। अच्छा। शाहू जी जब मुगलों की कैद से छूट कर आए तो मराठा साम्राज्य एक नहीं था, वो कई ताकतवर सरदारों में बटा हुआ था, जैसे कान्होजी आंग्रे, दाभाड़े, जो आपस में ही लड़ रहे थे। बिल्कुल, एक तरह का गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसे में बालाजी विश्वनाथ ने अपनी कूटनीति और सूझबूझ से इन बिखरे हुए सरदारों को शाहू जी के झंडे के नीचे एकजुट किया। उन्होंने ताकत के बजाय बातचीत से साम्राज्य को फिर से जोड़ा। इसीलिए उन्हें दूसरा संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिवाजी द्वारा बनाए गए साम्राज्य को विनाश से बचाकर एक नई मजबूत नींव दी। अच्छा, तो उन्होंने बिखरे हुए घर को फिर से एक किया और इसी नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। हाँ। मुगलों से एक अधिकार पत्र हासिल करना, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया। सुनने में तो ये बड़ी जीत लगती है, पर क्या ये एक तरह की दोधारी तलवार नहीं थी? कैसे?
मतलब एक तरफ आपको वैधता मिली, पर दूसरी तरफ आप सैद्धांतिक रूप से तो मुगल बादशाह के अधीन ही माने गए। ये उस दौर की राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप सही कह रही हैं, ये शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की पूरी तरह से स्वतंत्र कल्पना से थोड़ा अलग था। वही तो। लेकिन बालाजी विश्वनाथ एक यथार्थवादी नेता थे। वो जानते थे कि उस वक्त मुगल बादशाह भले ही कमजोर हो, लेकिन उसके नाम का सिक्का पूरे हिंदुस्तान में चलता था। उस मैग्ना कार्टा के जरिए मराठों को दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का कानूनी हक मिल गया। अच्छा। जो काम वो पहले तलवार के दम पर करते थे, अब वो मुगल फरमान के तहत कर सकते थे। इसने मराठों को विद्रोहियों से एक वैध शक्ति में बदल दिया। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। तो नींव तो तैयार हो गई, लेकिन इस नींव पर एक ऐसी तूफानी इमारत खड़ी की उनके बेटे ने, जिसके नाम से ही दिल्ली का तख्त कांपने लगा था। हम बात कर रहे हैं बाजीराव प्रथम की, जिनका नाम आते ही आज भी लोगों के जहन में एक अपराजय योद्धा की तस्वीर उभर आती है। और ये तस्वीर बिल्कुल सही है। बाजीराव प्रथम को शायद इतिहास के सबसे महान घुड़सवार सेनापतियों में गिना जाता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में पेशवा बने थे वो। हाँ, और अगले 20 साल तक मराठा साम्राज्य का तूफानी गति से विस्तार किया। उनकी सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। जहां बालाजी विश्वनाथ ने साम्राज्य को जोड़ा, वहीं बाजीराव ने उसे फैलाया। उनकी सोच का सार उनके उस एक मशहूर वाक्य में मिलता है, हमें इस सूखे पेड़ मतलब मुगल साम्राज्य के तने पर वार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। बिल्कुल, ये मराठा सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। शिवाजी महाराज की नीति अपने स्वराज्य की रक्षा करने और उसे मजबूत करने की थी, लेकिन बाजीराव की नीति आक्रामक विस्तार की थी, हमला करने की। हाँ, वो दिल्ली की कमजोरी को पहचान चुके थे और जानते थे कि अब इंतजार करने का नहीं बल्कि हमला करने का समय है। वो मराठा शक्ति को महाराष्ट्र की सीमाओं से निकालकर पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। और उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदल कर दिखाया। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अटक से कटक तक मराठा झंडा फहराया। अटक से कटक तक? अटक आज के पाकिस्तान में है और कटक ओडिशा में। और सबसे अविश्वसनीय बात जो मुझे लगती है वो ये है कि उन्होंने 41 से ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। एक भी नहीं? ये आंकड़ा आज भी हैरान करता है। किसी सेनापति के लिए ऐसा रिकॉर्ड कैसे संभव हो पाया? इसके पीछे थी उनकी सैन्य रणनीति, एकदम बिजली की रफ्तार वाली। अच्छा। बाजीराव बड़ी धीमी गति वाली सेनाओं पर यकीन नहीं करते थे। उनकी सेना छोटी, हल्की और बेहद फुर्तीली होती थी। मतलब सरप्राइज अटैक। बिल्कुल। वो दुश्मन को तब और वहां हमला करते थे जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। वो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते थे। 1737 में उनका दिल्ली पर किया गया हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुगल सेना जब तक उन्हें रोकने के लिए आगरा और मथुरा में तैयारी कर रही थी, बाजीराव 10 दिन के अंदर पुणे से घोड़े पर चलकर दिल्ली पहुंच गए और लाल किले के बाहर खड़े थे। क्या बात है! इस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को संदेश दे दिया था कि अब दिल्ली का असली मालिक कौन है। और उनकी कहानी में मस्तानी का जिक्र भी आता है, जिसे सिर्फ एक प्रेम कहानी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन स्टडी टेक की गाइड बताती है कि इसके पीछे भी एक राजनीतिक और रणनीतिक पहलू था। हाँ बिल्कुल। जब बाजीराव ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को बंगश पठानों से बचाया, तो छत्रसाल ने आभार में अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दिया और अपने राज्य का एक हिस्सा भी दिया, 1/3 हिस्सा। तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये बुंदेलखंड और मराठों के बीच एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक गठबंधन की नींव थी। इस गठबंधन ने मध्य भारत में मराठा शक्ति को बहुत मजबूत किया और दिल्ली के और करीब पहुंचा दिया। बाजीराव प्रथम ने तो साम्राज्य को उस बुलंदी पे पहुंचा दिया जहां से पूरा हिंदुस्तान नजर आता था। उनके बाद आए उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था। हाँ। यहाँ एक अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। उनके समय में मराठा साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, लेकिन उन्हीं के दौर में साम्राज्य को सबसे गहरा जख्म भी मिला। ऐसा कैसे हुआ? ये साम्राज्यों के इतिहास में अक्सर होता है। इसे इंपीरियल ओवरस्ट्रेच कहते हैं। इंपीरियल ओवरस्ट्रेच। बालाजी बाजीराव के समय मराठा सेना पंजाब में लड़ रही थी, बंगाल में लड़ रही थी और दक्षिण में भी। साम्राज्य इतना फैल गया था कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। मतलब संसाधन बट गए थे, बुरी तरह बट गए थे। इसी अति विस्तार ने उन्हें उस बड़े खतरे के लिए कमजोर बना दिया जो उत्तर पश्चिम से यानी अफगानिस्तान से आ रहा था। और वो खतरा था अहमद शाह अब्दाली। और यहीं से कहानी पानीपत के तीसरे युद्ध की ओर मुड़ती है। 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति का दिन।
एक निर्णायक दिन। इतिहास के पन्नों में इसे एक टर्निंग पॉइंट कहा गया है। पानीपत में मराठों की हार सिर्फ एक हार नहीं, एक राष्ट्रीय आपदा मानी जाती है। हमारे दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 1 लाख लोग मारे गए। पर सवाल ये उठता है कि जो मराठा सेना लगभग अपराजेय मानी जा रही थी, वो इतनी बुरी तरह हारी कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्लेषण के लिए अक्सर पूछा जाता है। इसकी कई वजह हैं। जैसे? पहली और सबसे बड़ी वजह थी भूगोल। मराठे अपने घर यानी पुणे से हजारों किलोमीटर दूर लड़ रहे थे। उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी और कमजोर थी। अच्छा। दूसरा, उन्होंने उत्तर भारत की स्थानीय शक्तियों जैसे जाट, सिख और राजपूतों को अपने खिलाफ कर लिया था। मतलब मराठों ने उत्तर भारत में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बना लिए थे। बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली को रोहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला जैसे ताकतवर स्थानीय मुस्लिम शासकों का पूरा समर्थन मिला। तो ये कूटनीति की भी हार थी? हाँ, अब्दाली ने चतुराई से इसे इस्लाम की लड़ाई का रंग दे दिया था और आखिर में अब्दाली की सैन्य रणनीति बेहतर साबित हुई। उसने मराठों के कैंप की घेराबंदी करके उनकी रसद बंद कर दी। ओहो। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद जब हताश होकर मराठा सेना लड़ने निकली तो वो पहले ही आधी जंग हार चुकी थी। इस हार का असर कितना गहरा था? हमारे नोट्स में एक बहुत मशहूर पंक्ति है, पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। उस समय मुगल खत्म हो चुके थे और मराठे ही उनकी जगह लेने वाले सबसे बड़े दावेदार थे। भारत की सबसे बड़ी ताकत। हाँ, इस एक हार ने उन्हें इस दौड़ से लगभग बाहर कर दिया। उनकी सबसे अच्छी सेना, उनके सबसे बड़े सरदार, सब कुछ पानीपत में खत्म हो गया। इस सदमे से पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मौत हो गई। तो एक पावर वैक्यूम बन गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शक्ति शून्य। दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। और उस खालीपन को भरने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत नहीं बची थी, लेकिन हजारों मील दूर से आए अंग्रेज जो अब तक बंगाल में व्यापारी बने बैठे थे, उन्होंने इस खामोशी को सुना। उनके लिए ये मातम नहीं बल्कि एक मौका था। सही। पानीपत की हार ने अंग्रेजों के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया। मराठे कमजोर और बटे हुए थे और अंग्रेज इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और यहीं से आंग्ल मराठा युद्धों का सिलसिला शुरू होता है। हाँ, इन युद्धों ने मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। पहला युद्ध तो लगभग बराबरी पर छूटा और सालबाई की संधि से खत्म हुआ। इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक में एक मजेदार ट्रिक भी है। साल भर लड़कर बाय बोल दिया। ये संधि एक तरह युद्ध विराम थी। इसने दोनों पक्षों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा दे दिया। अच्छा। अंग्रेज समझ गए कि मराठों को एक बार में हराना नामुमकिन है और मराठों को भी ब्रिटिश सेना के अनुशासन का पता चला। अगले 20 साल तक शांति रही, लेकिन इस शांति का फायदा अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ाने में उठाया और मराठा सरदारों में फूट डालने में। बिल्कुल। और वो अपनी इस चाल में कामयाब रहे। दूसरा युद्ध आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मराठा सरदार आपस में ही लड़ रहे थे और इसी लड़ाई में कमजोर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए। ये एक तरह से अपनी आजादी बेचने जैसा था। सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली का एक बहुत ही चालाक हथियार था। कागज पर तो ये एक रक्षा समझौता लगता था, पर असल में आप अपनी ही कैद के लिए पैसे दे रहे थे। आपको अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्च भी उठाना पड़ता था। धीरे धीरे राज्य अपनी सैन्य, विदेश और आर्थिक आजादी खोकर पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था। और फिर आया तीसरा और आखिरी युद्ध 1817-18 का, मराठों की आखिरी कोशिश, जिसे वो हार गए। इसके बाद पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे से निकालकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। एक महान साम्राज्य का अंत। लेकिन कहानी यहाँ भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इतिहास की कड़ियां अक्सर बहुत लंबी होती हैं। सही कहा। और यहीं एक दिलचस्प जुड़ाव सामने आता है। इन्हीं अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहब। नाना साहब, जिन्होंने ठीक 40 साल बाद 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का बिगुल फूंका था। मतलब पेशवा की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई, वो बस अगली पीढ़ी को विरासत में मिल गई थी। पुत्रों को उत्तराधिकार का हक नहीं दिया जाता था। 1857 के विद्रोह के बड़े कारणों में से एक था। अच्छा। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी क्योंकि वो गोद लिए हुए थे।
तो पेशवा पद का अपमान और उस नीति का सीधा नतीजा हमें 1857 के महासंग्राम में दिखाई देता है। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्टडी टेक गाइड के कुछ एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। पहला, शिवाजी का जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग में। दूसरा, पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच। तीसरा, मराठा प्रशासन में अमात्य का पद वित्त मंत्री का था। और चौथा, समंत का पद विदेश मंत्री का। बिल्कुल। पांचवा, चौथ टैक्स उपज का चौथा हिस्सा यानी 35% था। और छठा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अब्दाली की जीत हुई। ये सारे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। तो आज हमने पेशवाओं के उदय की कहानी, बाजीराव के असाधारण शौर्य, पानीपत की उस एक विनाशकारी हार जिसने इतिहास बदल दिया, और अंत में एक महान साम्राज्य के पतन को समझा। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे एक अकेली घटना जैसे पानीपत की हार एक विशाल शक्ति शून्य बना सकती है। हाँ, और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी तैयार राजनीतिक ताकतें जो सही मौके की तलाश में थीं, ऐसे मौकों का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि अंतिम पेशवा के गोद लिए हुए बेटे नाना साहब 1857 के एक बड़े नायक बने। ये विरासत और उत्तराधिकार का सवाल उठाता है। जरा सोचिए, अगर अंग्रेजों ने गोद लिए हुए उत्तराधिकारियों के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां न अपनाई होती, तो क्या 1857 की क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, या शायद क्या भारत का इतिहास ही कुछ और दिशा ले लेता?